के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही है, गोकुला और राजा राम। ठीक है, अगला बताइएगा, तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। यह तिलपत की लड़ाई कब हुई थी? हाँ सही है, 1670 ईस्वी में। अगला बताइएगा, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 337। हाँ 337 थी। ठीक है, अगला बताइएगा, औरंगजेब का पुत्र अकबर ने किसके बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? कौन दास? सही है, हाँ दुर्गादास। ठीक है, अगला बताइएगा, औरंगजेब ने किस ग्रंथ को अपने शासन का आधार बनाया? ठीक है, कुरान। अगला बताइएगा, औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? ठीक है, 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 20 फरवरी 1707। हाँ ठीक है, 20 फरवरी 1707। अगला बताइएगा, औरंगजेब अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य किसे मानता था? हाँ ठीक है, हाँ दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था औरंगजेब। ठीक है, दारुल हर्ब का अर्थ क्या होता है? दारुल हर्ब का अर्थ क्या होता है? दारुल हर्ब का अर्थ होता है काफिरों का देश, है ना। और दारुल इस्लाम का अर्थ क्या होता है? हाँ ठीक है, इस्लाम का देश, है ना। काफिरों का देश को इस्लाम देश में परिवर्तित करना, ये औरंगजेब का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था वह अपना। काफिर मतलब, काफिर नहीं, काफिर के मतलब हुआ मुसलमान के अलावा, जैसे हिंदू, ये सब काफिर, काफिर कहता है उसे मुसलमान। ठीक है, अगला बताइएगा, कौन सा फ्रांसीसी यात्री औरंगजेब के चिकित्सक थे? हाँ सही है, फ्रांकोइस बर्नियर। हाँ फ्रांकोइस बर्नियर। ठीक है, अगला बताइएगा, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? हाँ ठीक है, खुलदाबाद में, जब रोजा कहलाता है वहीं दफनाया गया था औरंगजेब को। ठीक है, अगला बताइएगा, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20। सही है, 20 थी। अगला बताइएगा, औरंगजेब स्वयं कौन से वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? ठीक है, वीणा। अगला बताइएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें किस शासक के शासनकाल में लिखी गई? सही है, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला बताइएगा, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सही है, औरंगजेब। अगला बताइएगा, भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में किसने डाली थी? हाँ सही है, जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन। हाँ राजा राम के भतीजा था चूड़ामन। ठीक है, अगला बताइएगा, मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। हाँ विजारत कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बाबर के शासनकाल में कौन सा पद काफी महत्वपूर्ण था? ठीक है, वजीर पद। सही है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सम्राट के बाद
शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? ठीक है, वकील। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वकील के कर्तव्यों को अकबर ने किसमें विभाजित किया था? हाँ, चार वर्ग। हाँ हाँ, मीर समन है ना, पहला हो गया दीवान, दूसरा है मीर बख्शी, सद्र उस सद्र, और तीसरा चौथा है मीर समन, है ना, मीर समन में विभाजित किया था। अगला बताइएगा, औरंगजेब के समय में किसने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था? हाँ, असद खान, असद खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मीर बख्शी द्वारा किस नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था? हाँ सही है, सरखत। ठीक है, सरखत। अगला बताइएगा, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे क्या कहा जाता था? हाँ सही है, काजी कहा जाता था, काजी। अगला बताइएगा, सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? हाँ, मीर समा, मीर समा कहलाता था। ठीक है। लगानहीन भूमि या मदद मास का निरीक्षण कौन करता था? ठीक है, सद्र। हाँ, सद्र करता था। ठीक है। अगला बताइएगा, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान, हाँ, दरोगा ये डाक चौकी, दरोगा ये डाक चौकी। सही है। अगला बताइएगा, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य कौन सा अधिकारी करता था? ठीक है, मुहतसिब। हाँ, मुहतसिब करता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगल शासन व्यवस्था में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। उसे क्या कहा जाता था? मावदा। हाँ, मावदा या दीह, है ना, देह कहा जाता था। ठीक है। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? नागला। हाँ, नागला कहा जाता था। ठीक है। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा किसमें किया गया था? सूबों में। ठीक है। और सूबों को सरकार में। ठीक है, सरकार का, हाँ, परगना या महल में, है ना, महल में। ठीक है। और महल का जिला, जिला या दस्तूर में, और दस्तूर का ग्राम में। इस प्रकार सबसे छोटी इकाई हो गई ग्राम और सबसे बड़ी इकाई हो गई सूबा। ठीक है। अगला बताइएगा, किस शासक के शासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी? सही है, शाहजहां। हाँ, शाहजहां के शासन काल में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित की गई थी, कौन कौन? ठीक है। हाँ, मदद मास, मदद मास को और क्या कहते हैं? सयुरगल। हाँ, सयुरगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग किस शासक ने और किया था? सही है, अकबर ने किया था। अगला बताइएगा, अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की गई थी? 73। हाँ, 1573 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अकबर ने दहसाला नाम की नवीन प्रणाली कब प्रारंभ की? सही है, 1580। ठीक है। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? हाँ सही है, टोडर मल व्यवस्था भी कहा जाता था। सही है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, टोडरमल व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था, कौन कौन? ठीक है, चाचर, ठीक है, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंद्रह सौ 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। इसे क्या कहते थे? एक को क्या कहता था और दूसरे को क्या कहा जाता था? हाँ, तखसीस, और दूसरे को कहा जाता था तहसील। हाँ, एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस शासक ने अपने शासन काल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया? सही है, औरंगजेब, है ना। और नस्क प्रणाली को अपनाने वाला शासक था औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, कौन कौन? हाँ, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, कौन कौन? हाँ, ठीक है, यह खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारियान, है ना। खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किस शासक के समय हुई? सही है, औरंगजेब के समय। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां, ठीक है। अगला बताइए, किस शासक ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना नूरजहां का नाम अंकित करवाया? ठीक है, जहांगीर। हाँ, अगला बताइएगा, सबसे बड़ा सिक्का संसद किस धातु का था? सोना का, ठीक है। अगला बताइएगा, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? इलाही, हाँ, इलाही, ठीक है। अगला बताइएगा, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार किस धातु का रुपया था? ठीक है, चांदी का रुपया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टोडरमल व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें बताना है, किस भूमि पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी? सही है, चाचर। अगला बताइएगा, किस भूमि पर, कौन सी भूमि खेती योग्य भूमि नहीं होती थी? सही है, बंजर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी? परती, ठीक है। और किस में नियमित रूप से खेती होती थी? सही है, पोलज, वर्ष में 2 बार फसल होती थी। सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसमें बताना है, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? हाँ, जागीर, सही है, जागीर भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुदान में दी गई लगान भूमि को क्या कहा जाता था? हाँ, मदद ए मास, है ना, मदद ए मास, सयुगल या मिल्क भी कहा जाता था, मिल्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में कौन सी भूमि होती थी? सही है, खालसा भूमि। अगला बताइएगा, पद के नाम बताना है, प्रांतों में शांति स्थापित करने का कार्य कौन करता था? ठीक है, सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? दीवान, हाँ, जो सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नगर का प्रधान कौन होता था? कोतवाल, हाँ, कोतवाल होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना किसका कार्य था? आमिल का, हाँ, आमिल का कार्य था। अगला क्वेश्चन बताइए, परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? नहीं, हाँ, सिकदार होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी कौन होता था? ठीक है, फौजदार। अगला बताइए, प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? दीवान, ठीक है। और प्रांतों में शांति स्थापित करता था? सूबेदार, ठीक है।
और प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन होता था? बख्शी। ठीक है, ये लास्ट हो गया आज, पेज नंबर 34 है ना। कल पढ़िएगा इसमें इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन नहीं ये मध्यकालीन चल रहा है, और इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 35 है ना। मराठों का उत्कर्ष है शिवाजी के उत्तराधिकारी तक। इसमें आज है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पेज नंबर 278। बताइएगा अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? नहीं, संचार उपग्रह है। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? अस्कोर। हाँ, अस्कोर। ठीक है, ये है 1958 में, अंठावन है ना, 12 दिसंबर 1958 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इसरो की स्थापना विथ डेट कब की गई थी? 15 अगस्त 1969। हाँ सही है, 15 अगस्त 1969। ठीक है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी नाम है इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? सही है, 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में किनकी अध्यक्षता में किया गया था? सही है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रदर्शित सबसे पहला उपग्रह का नाम क्या है? सही है, स्पुतनिक फर्स्ट है ना। ये कब प्रक्षेपित किया गया था? सही है, 1957 में। हाँ, यह है 4 अक्टूबर 1957। अगला बताइए अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? सही है, स्पुतनिक 2। हाँ, 1957 में। अगला बताइएगा पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये लूना 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में किस अंतरिक्ष यान से किया? बोस्टॉक फर्स्ट। हाँ, बोस्टॉक फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन था? हाँ, इंटेलसेट था। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटिना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, यह किस अंतरिक्ष यान से गई थी? हाँ, बोस्टॉक 6, यही है बोस्टॉक 6। अगला क्वेश्चन बताइए पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा? यह है वेनेरा 3। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? यह है लूना 9। हाँ, लूना 9 है ना, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र जो है किस अंतरिक्ष यान द्वारा स्थापित किया गया था? यह सोयूज है ना, सोयूज 4 है ना, सोयूज 4। अगला क्वेश्चन बताइएगा मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना संभव हो पाया किस अंतरिक्ष यान से? मार्स 2। ठीक है, अगला बताइएगा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने किस यान से गए थे? अपोलो 11। ठीक है, अगला बताइएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तिरुवनंतपुरम। सही है, अगला बताइएगा
राष्ट्रीय दूर संवेदी अंतरिक्ष एजेंसी हैदराबाद, इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? बालानगर में। हाँ, बालानगर में है। ठीक है। अगला बताइएगा, इसरो की किस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है? हाँ, इसरो जड़त्व प्रणाली तिरुवनंतपुरम, IISU, है ना, IISU। ठीक है, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसरो टेलीमेट्री निगरानी का नियंत्रण नेटवर्क, इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? सही है, बंगलुरु में है। ठीक है। और श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु, है ना, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र है ना, भू केंद्र है यहाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र यानी LPSC तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु और महेंद्रगिरी में इस केंद्र की शाखाएं हैं, है ना। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रवों के चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। ये हम पूरा पढ़ दिए हैं इसको, है ना, इसमें क्वेश्चन नहीं बन पाया। अगला बताइएगा, सार कहाँ स्थित है? SHAR नहीं, SHAR केंद्र कहाँ स्थित है? यह श्रीहरिकोटा में। ठीक है, श्रीहरिकोटा। अगला बताइएगा, SHAR सात, ये श्रीहरिकोटा में स्थित है, केंद्र है ये, सेंटर। अगला बताइएगा, किस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण तथा और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं? ये किया जाता है इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरु में। ठीक है। अगला बताइएगा, कौन सा अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट अनुसंधान, प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है? वही है, हाँ सही है, VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। सही है। अगला बताइएगा, इसरो का पहला मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? हासन में, हासन। और बताइएगा, इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? सही है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसका स्थापना कब किया गया था? सही है, 11 अप्रैल 2005। हाँ, 2005 में। चलिए आगे से पढ़ेगा, पेज नंबर 279, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, पेज नंबर 279। अगला बताइएगा, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? हाँ सही है, मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की झोली में पहला पदक किसने डाला? सही है, पी गुरु राजा, है ना, भारोत्तोलन के 36 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सॉरी कितना, हाँ 56, 36 नहीं 56 किलोग्राम। अगला बताइएगा, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? हाँ सही है, हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा। सही है। अगला बताइएगा,
2010 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ जीत किया गया था, बताइए। ये भारत में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में, है ना, कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, हाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत में वो, इसीलिए। ठीक है, अगला बताइएगा, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ, 2018 का गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 2022 में कहाँ आयोजित होगा राष्ट्रमंडल खेल, बर्मिंघम इंग्लैंड, हाँ बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, अगला बताइएगा, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में टेबल टेनिस में महिला एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता, टेबल टेनिस मनिका बत्रा, हाँ मनिका बत्रा। ठीक है, अगला बताइएगा, हाँ भारत के सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया, हाँ मनु भाकर। ठीक है, ये 16 वर्ष की अवस्था में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला बताइएगा, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में एथलेटिक्स में किसने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, सही है, नीरज चोपड़ा। हाँ बहुत पहले से खेला ना। अगला बताइएगा, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में पैरा पैरा पावर लिफ्टिंग में किसने पुरुषों की हैवीवेट में कांस्य पदक जीता है, सचिन चौधरी, हाँ सचिन चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन महिला एकल का स्वर्ण पदक और रजत पदक क्रमशः किसने जीता, हाँ साइना नेहवाल स्वर्ण पदक और पीवी सिंधु रजत पदक, हाँ रजत पदक, कांस्य नहीं रजत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, हाँ सही है, 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में। अगला बताइएगा, एशियाई खेल ने अपना चिन्ह किसे घोषित किया है, ठीक है, चमकते हुए सूरज को। अगला बताइएगा, पहला जो एशियाई खेल का प्रारंभ नई दिल्ली में हुआ, दूसरी बार भारत में कब हुआ था, नई दिल्ली में 1982 में, हाँ 1982 में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा, 2018 का एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ, हाँ जकार्ता में। ठीक है, और 2022 का आयोजित कहाँ आयोजित होगा, हाँ हांगजू, हांगजू चाइना में। ठीक है, और 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा, ठीक है, नगोया जापान में, नगोया जापान, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 18वें एशियाई खेल 2018 का लक्ष्य यानी मोटो क्या है, एनर्जी ऑफ एशिया, हाँ एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 18वें एशियाई खेल 2018 का शुभंकर क्या क्या है, हाँ यह भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न एक स्वर्ण चिड़िया है ना, भिन्न भिन्न एक स्वर्ण चिड़िया, काका एक सिंह वाला गैंडा और अतुंग एक हिरन, है ना, भिन्न भिन्न काका और अतुंग, हाँ ये शुभंकर है, बनाया जाता है इसको कार्टून के रूप में, है ना। अगला बताइएगा, 2018 18वीं एशियाई खेल का थीम सॉन्ग क्या है, यह मेराइड मिनताग, है ना, मेराइड मिनताग, जिसका अर्थ होता है सितारों को छुएं, है ना, सितारों को छुएं, सही है। बताइएगा, 2018 के में एशियाई खेल में सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन था, यह है रिकांको इकी, तैराक से संबंधित है, रिकांको इकी, जापान का है, हाँ जापान का। अगला बताइएगा, एशियाई खेलों के इतिहास में किस खेल में पहली बार वीडियो रेफरल सिस्टम का प्रयोग किया गया था, सही है, हॉकी में।
जापान का जूडो। हाँ, जूडो। अगला बताइएगा, एशियाई खेल 2018 में बताइएगा भारत कितना स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक 15 15 है ना। रजत पदक कितना जीता? 24। हाँ, रजत पदक 24 और कांस्य पदक 30। कांस्य पदक 30 और टोटल कितना हो गया? 69। और भारत का रैंक क्या था? भारत का रैंक 8वां है ना। भारत का रैंक 8वां था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, 18वां एशियाई खेल 2018 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? पदक तालिका में प्रथम स्थान चीन को, है ना। कितना स्वर्ण पदक जीता है? 132, है ना। रजत पदक 92, 65 कांस्य, टोटल 289। ठीक है, और दूसरा स्थान पर रहा जापान जो 75 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और भारत का स्थान है 8वां, है ना, जो 15 स्वर्ण, 24 रजत, 30 कांस्य और टोटल 69, और भारत का स्थान 8वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 18वें एशियाई खेलों का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन भारतीय दल का नेतृत्व भाला फेंक खिलाड़ी ने किया था। उसका नाम क्या है? सही है, नीरज चोपड़ा। जबकि समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? सही है, रानी रामपाल। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि 2022 का भी नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हॉकी से। अगला बताइएगा, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? हाँ, ठीक है। अगला बताइएगा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन बनी? ठीक है, प्रथम भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी। अगला बताइएगा, निशानेबाज में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज कौन बनी है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है यह, राही सरनोबत। हाँ, राही सरनोबत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध? हाँ, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंकित पंथल का संबंध किस खेल से है? हाँ, मुक्केबाजी। ठीक है, प्रणव वर्धन एवं शिवनाथ सरकार का संबंध किस खेल से है? ब्रिज से। हाँ, ब्रिज से। ठीक है, अगला बताइएगा, तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? गोला फेंक से। हाँ, गोला फेंक। ठीक है, अगला बताइएगा, रोहन बोपन्ना एवं दिविज शरण का संबंध किस खेल से है? रोहन बोपन्ना एवं दिविज शरण टेनिस से। ठीक है, अगला बताइएगा, स्वर्ण सिंह, दत्तू बाबन मोकानल, ओम प्रकाश व सुखमित सिंह का संबंध किस खेल से है? नहीं, नौकायन से है, नौकायन से। अगला बताइएगा, स्वप्ना बर्मन का संबंध किस खेल से है? स्वप्ना बर्मन, यह हेप्टाथलान। ठीक है, और जिनसन जॉनसन का संबंध किस खेल से है? नहीं, यह है 1500 मीटर दौड़। और मंजीत सिंह का 800 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़। ठीक है, और MR पुवम्पा हिमा दास, हाँ, विस्माया व सरिता बेन गायकवाड़ 400 मीटर, 400 गुना 400 मीटर रिले दौड़। ठीक है, चलिए लास्ट हो गया पेज नंबर 319। आगे पढ़ेगा इसमें खेल कूद में 320। हाँ, खाली 320 पढ़िएगा। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन निकलेगा, याद करने लायक है। ये भी समाप्ति होने वाला है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
इसको याद रखने के लिए बार बार जो है ना सुनिएगा तो याद रह जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए अब एडिटोरिया का है, इसमें पेज नंबर 34 बताइएगा। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक आर.वी. रविंद्रन। हाँ, आर.वी. रविंद्रन। ठीक है, अगला बताइएगा। एलिफेंट इन द वॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ सही है, कल्कि कोचलिन। कल्कि कोचलिन। ठीक है, अगला बताइएगा। पॉलिसी मेकर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, कौशिक बसु। अगला बताइएगा। द लिविंग माउंटेन अ फाइबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, अमिताभ घोष। अगला बताइएगा। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, शिव शंकर मेनन। शिव शंकर मेनन। ठीक है, अगला बताइएगा। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसिज 2003 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सलमान रुश्दी। अगला बताइएगा। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, नितिन अनंत गोखले। अगला बताइएगा। ओडिशा इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, हरे कृष्ण मेहताब। अगला बताइएगा। उड़ीसा इतिहास का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ठीक है, शंकर लाल पुरोहित। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला बताइएगा। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, आकाश रानी सन। अगला बताइएगा। वेयर अबाउट पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, वेयर अबाउट पुस्तक के लेखक झुम्पा लाड़ी। ठीक है, कहाँ की लेखिका है? लेखक। ठीक है, अमेरिकी लेखक है। अगला बताइएगा। द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, जेके रॉलिंग। अगला बताइएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, समीर सोनी। अगला क्वेश्चन बताइए। रेस विद मी पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ ठीक है, आंद्रे डी ग्रासे और रॉबर्ट बड। रॉबर्ट बड। ठीक है, आगे इसमें पढ़िएगा एडिटोरियम में पेज नंबर 35। और इसमें एडिटोरियम है आज पेज नंबर 53। बताइएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में ये आयोजित कहाँ हुआ था? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? हाँ ठीक है, साउथहैम्पटन में, एजेस बाउल साउथहैम्पटन। ठीक है, और इसमें विजेता टीम कौन था? और उपविजेता भारत। और मैन ऑफ द मैच कौन बना था? हाँ, काइल जेमिंसन। काइल जेमिंसन। ठीक है, अगला बताइएगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020-21 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कितना से हराकर खिताब जीता? सही है, 2-1 से खिताब जीत लिया। अगला बताइएगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020-21 श्रृंखला में 21 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। नाम क्या है? ठीक है, पैट कमिंस। अगला बताइएगा। फाइनल मैच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020-21 में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। ठीक है, और बताइएगा। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, किस मैदान में? ठीक है, हाँ गाबा मैदान में, है ना। 32 सालों में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार हुई है। हाँ, 32 साल में हाँ लगातार जीत रहा था। अगला बताइएगा। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी विजेता टीम? तमिलनाडु। ठीक है, और विजेता बड़ौदा। ठीक है, अगला बताइएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 विजेता टीम? मुंबई। कितनी बार जीता है? चौथी बार। और विजेता कौन है? सही है, उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा। विजय हजारे के एक सीजन में 800 से ज्यादा यानी 827 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बना?
सही है, पृथ्वी शॉ। और मुंबई टीम के कप्तान कौन था? पृथ्वी शॉ। अगला बताइएगा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 ये संस्थापक कौन है? ठीक है, रवि गायकवाड़। हाँ, और इसमें कुल कितना टीम भाग लिया? 6 टीम। ठीक है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 में विजेता टीम? ठीक है, इंडिया लीजेंड टीम। और उपविजेता? ठीक है, श्रीलंका लीजेंड टीम। फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? ठीक है, यूसुफ पठान। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में 2020-21 तिलक रत्ने दिलशान। ठीक है, हाँ, तिलक रत्ने दिलशान। अगला है, इंडिया लीजेंड टीम के कप्तान कौन था? ठीक है, और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है, और इसका प्रायोजक कौन कंपनी था? अन अकेडमी। ठीक है, अन अकेडमी। बताएगा, आईपीएल 2021 का मेजबानी? ठीक है, भारत और यूएई ने किया। अभी चलिए रहा है ना। अगला बताइएगा, किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु के खिलाफ एक ओवर में 37 रन बनाया? ठीक है, रविंद्र जडेजा किस टीम से खेलता है? हाँ, सही है, चेन्नई सुपर किंग्स से, है ना। और किसके गेंद पर मारा था? हर्षल पटेल। और ये किस टीम का है? ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। सही है। अगला बताइएगा, पदार्पण टेस्ट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? ठीक है, शेफाली वर्मा। किस देश के खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत की तरफ से 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान कौन बने? विराट कोहली। पहले कौन थे? ठीक है, पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन और दूसरा MS धोनी। सही है। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज? ठीक है, किरण पोलार्ड। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला? मिताली राज। ठीक है, अगला बताइएगा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? सही है, विराट कोहली। अगला बताइएगा, बाएं हाथ के बल्लेबाज को टेस्ट क्रिकेट में 200 बार आउट करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? सही है, रविचंद्रन अश्विन। अगला बताइएगा, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले विश्व के पहले क्रिकेट टीम? पाकिस्तान। ठीक है, वर्ष 2021 में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है? सही है, अशोक डिंडा, यूसुफ पठान, आर विनय कुमार और नमन ओझा। सही है। अगला बताइएगा, फॉफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश का है? सही है, दक्षिण अफ्रीका। अगला बताइएगा, महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? हाँ, सही है, सोफी डिवाइन, है ना, न्यूजीलैंड की है। कितना गेंद में मारी है? सही है, 36 गेंद में शतक। अगला बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज? सही है, रोहित शर्मा। ठीक है, अगला बताइए, 2021 में श्रीलंका में होने वाले एशिया कप को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? 2023। ठीक है, अगला बताइए, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। और दूसरा नंबर पर है सुरेश रैना। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बना है? बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है। ठीक है, और इससे पहले कौन था? विराट कोहली, है ना, नंबर 1 बल्लेबाज बन गया बाबर आजम। सही है, और इसके पहले था विराट कोहली। चलिए, ये समाप्त हो गया पेज नंबर 53 यूटेरिया का। कल इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 54। ठीक है।